जब भी हम महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत बड़ी तस्वीर सामने आती है। आजादी का आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो। एक महाकाव्य जैसा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। एक ऐसा शुरुआती दौर जहां तरीके सीखे जाते हैं और भविष्य की नींव रखी जाती है। बिल्कुल सही है। आज हम उसी शुरुआत की गहराई में उतर रहे हैं। गांधी जी के राष्ट्रपिता बनने से पहले भारत में उनकी 3 शुरुआती जीत। ये वो जमीन थी जहां उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार सत्याग्रह को अलग अलग तरीकों से आजमाया। एक प्रयोगशाला की तरह। हाँ, हम चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के संघर्षों को देखेंगे। ये सिर्फ विरोध नहीं थे, ये गांधी जी की प्रयोगशाला थे। और हमारा मकसद आज इन घटनाओं को सिर्फ दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये तीनों अपने आप में एक अनोखा प्रयोग कैसे थे। अच्छा। हाँ, देखिए, चंपारण में पहली बार सविनय अवज्ञा का सफल इस्तेमाल हुआ। फिर अहमदाबाद में पहली बार भूख हड़ताल एक हथियार बनी। और खेड़ा में पहला बड़ा असहयोग आंदोलन संगठित किया गया। हमारे ऐतिहासिक स्रोत यही बताते हैं कि कैसे इन 3 घटनाओं ने मिलकर गांधी जी की भविष्य की रणनीतियों को आकार दिया और उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि जनता के नेता के रूप में स्थापित किया। तो चलिए इस प्रयोगशाला की पहले प्रयोग से शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917। इसकी शुरुआत भी बड़ी नाटकीय है। राजकुमार शुक्ला नाम का एक आम किसान, जो गांधी जी को जानता तक नहीं था, हाँ, वो उनके पीछे ही पड़ गया कि आपको बिहार आकर नील किसानों की हालत देखनी ही होगी। और वो हालत मतलब बहुत ही खराब थी। समस्या की जड़ थी 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा मतलब अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना पड़ता था। बिल्कुल। अंग्रेज बागान मालिक किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी 15% जमीन पर सिर्फ नील की खेती करें, और दाम भी वो खुद तय करते थे। ये दशकों से चला आ रहा शोषण था। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में सिंथेटिक डाई बन गई। हाँ, कृत्रिम रंग। तो नील की जरूरत लगभग खत्म हो गई। मुझे लगा था कि इससे किसानों को राहत मिली होगी, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। बिल्कुल, बागान मालिकों का मुनाफा खतरे में पड़ गया। तो उन्होंने एक नया तरीका निकाला। क्या? उन्होंने किसानों से कहा कि अगर वो नील की खेती से छुटकारा चाहते हैं तो उन्हें बढ़ा हुआ लगान देना होगा और कई तरह के अवैध बकाये भी चुकाने होंगे। मतलब अपनी ही जमीन पर अपनी मर्जी की फसल उगाने के लिए अंग्रेजों को घूस दो। दोहरा शोषण, यही हो रहा था। तो जब गांधी जी वहां पहुंचे, उनके साथ राजेंद्र प्रसाद और महादेव देसाई जैसे बड़े नेता भी थे, तब तो ब्रिटिश अधिकारियों में हड़कंप मच गया होगा। अरे बिल्कुल, उन्होंने तुरंत गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। और यही वो पल आता है जो भारतीय इतिहास को बदलने वाला था। हाँ, क्योंकि उस जमाने में ब्रिटिश हुकूमत के एक छोटे से अधिकारी का आदेश भी पत्थर की लकीर होता था, कोई टाल नहीं सकता था। पर गांधी जी ने शांति से उस आदेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो इसके लिए जो भी सजा होगी भुगतने को तैयार हैं। यही था सविनय अवज्ञा। तो सविनय अवज्ञा का असल मतलब यही हुआ कि विनम्रता के साथ सविनय, आज्ञा की अवहेलना करना, अवज्ञा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कि हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपका ये कानून अन्यायपूर्ण है, इसलिए हम इसे मानेंगे नहीं। आप हमें गिरफ्तार कर सकते हैं। और यही इसकी ताकत थी, नैतिक बल। हिंसा नहीं, टकराव नहीं, बस शांति से इनकार। अधिकारियों के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। वो चकित रह गए, उन्हें पीछे हटना पड़ा। ये भारत में सविनय अवज्ञा की पहली और शानदार जीत थी। और बात यहीं नहीं रुकी। सरकार ने एक जांच समिति बनाई और गांधी जी को भी उसका सदस्य बना दिया। ये तो बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। और उस समिति में गांधी जी ने बागान मालिकों को 3 कठिया प्रथा खत्म करने और किसानों से वसूले गए अवैध पैसे लौटाने के लिए राजी कर लिया। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात हुई। वो समझौता है ना? हाँ, मैंने भी स्रोतों में ये पढ़ा और मैं थोड़ी हैरान हुई। बागान मालिकों ने वसूले गए अवैध धन का सिर्फ 25% वापस करने की बात कही और गांधी जी मान गए। सिर्फ 25%? सवाल बहुत स्वाभाविक है। लगता है कि ये एक हार थी। हाँ, मुझे तो लगा कि गांधी जी पूरी रकम वापस दिलाने पर अड़ जाते। लेकिन गांधी जी के लिए पैसे की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण सिद्धांत था। उनका मानना था कि बागान मालिकों का पैसे लौटाने के लिए राजी हो जाना ही अपने आप में उनकी प्रतिष्ठा की हार है। अच्छा, एक मनोवैज्ञानिक जीत। बिल्कुल। किसानों ने देखा कि जिन अंग्रेजों से वो डरते थे, उन्हें पहली बार झुकना पड़ा है, और इसका असर भी हुआ।
1 दशक के अंदर ही ज्यादातर बागान मालिक चंपारण छोड़कर चले गए। वो 25% उस बड़ी जीत की नींव का पत्थर था। समझ गए। तो चंपारण में गांधी जी ने सरकार की ताकत को सीधे सीधे नैतिक बल से चुनौती दी। अब कहानी अहमदाबाद पहुंचती है, मार्च 1918, और यहाँ मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि अपने ही देश के उद्योगपतियों से है, मिल मालिकों से। हाँ, और मुद्दा था प्लेग बोनस। हुआ ये था कि प्लेग महामारी के दौरान मजदूरों को काम पर बनाए रखने के लिए मिल मालिक उन्हें एक बोनस देते थे। ठीक है। महामारी खत्म होने पर उन्होंने बोनस बंद कर दिया, लेकिन मजदूरों का कहना था कि पहले विश्व युद्ध की वजह से महंगाई आसमान छू रही थी, कीमतें दुगनी हो गई थी। तो उन्हें वेतन में बढ़ोतरी चाहिए थी। हाँ, 50% की बढ़ोतरी, जबकि मिल मालिक सिर्फ 20% देने को तैयार थे। और यहाँ कहानी में एक पारिवारिक ड्रामा भी है। मजदूर मदद के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता अनुसुईया साराभाई के पास गए। और अनुसुईया साराभाई कौन थी? वो अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अंबालाल साराभाई की बहन थी। अरे वाह, मतलब भाई मिल मालिकों का नेता और बहन मजदूरों के हक के लिए लड़ रही है। बिल्कुल। और अनुसुईया ने गांधी जी से मदद मांगी, जिनका दोनों पक्ष सम्मान करते थे। अंबालाल साराभाई तो गांधी जी के अच्छे दोस्त भी थे। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति थी, अपनी ही दोस्त के खिलाफ जाना। गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने मामले का अध्ययन किया और मजदूरों का पक्ष लिया, लेकिन यहाँ उनकी रणनीति देखने लायक है। उन्होंने मजदूरों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी, पर कहा कि 50% की मांग थोड़ी ज्यादा है, उन्हें 35% पर अड़ना चाहिए। एक व्यावहारिक कदम। हाँ, और उन्होंने मजदूरों से अहिंसक रहने का वचन लिया। लेकिन हड़ताल के कुछ दिनों बाद मजदूरों का जोश ठंडा पड़ने लगा, बातचीत भी रुक गई। तब गांधी जी ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी पहली आम मरण अनशन यानी भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये अभूतपूर्व था। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि वो मजदूरों के संकल्प को मजबूत करने के लिए अनशन कर रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर मिल मालिकों पर पड़ा। जाहिर है इसका दबाव सिर्फ पेशेवर नहीं बल्कि बहुत व्यक्तिगत भी रहा होगा। सोचिए अंबालाल साराभाई पर क्या गुजर रही होगी। उनका दोस्त उनकी वजह से अपनी जान दांव पर लगा रहा है। एक जबरदस्त नैतिक दबाव। मिल मालिक घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आखिरकार वो मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपने के लिए तैयार हो गए। और हड़ताल खत्म हुई। हाँ, गांधी जी ने अनशन तोड़ा और ट्रिब्यूनल ने मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि का हकदार माना, ठीक उतनी ही जितनी गांधी जी ने मांग की थी। कमाल है। तो चंपारण में सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद में भूख हड़ताल। अब हम तीसरे और आखिरी पड़ाव पर आते हैं, खेड़ा सत्याग्रह 1918 गुजरात। चंपारण में सरकार से लड़ाई थी, अहमदाबाद में उद्योगपतियों से। खेड़ा में क्या चुनौती थी? खेड़ा में चुनौती फिर से सरकार से थी, लेकिन इस बार का पैमाना बहुत बड़ा था। 1918 में सूखे की वजह से खेड़ा जिले में फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। अच्छा। अब सरकारी राजस्व संहिता मतलब रेवेन्यू कोड में एक नियम था कि अगर पैदावार सामान्य से 1/4 से भी कम हो तो किसानों का लगान पूरी तरह माफ कर दिया जाना चाहिए। ये तो साफ नियम था। तो फिर समस्या क्या थी? समस्या थी सरकार की जिद। अधिकारियों ने मानने से ही इनकार कर दिया कि फसल बर्बाद हुई है। गुजरात सभा ने कई याचिकाएं दी, लेकिन सरकार लगान वसूली पर अड़ी रही। और उन्होंने धमकी भी दी कि जो लगान नहीं देगा उसकी जमीन और संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। हमारे स्रोत बताते हैं कि गांधी जी इस आंदोलन के आध्यात्मिक प्रमुख थे, लेकिन जमीन पर असली नेतृत्व कोई और कर रहा था। हाँ, और यहीं से एक नए सितारे का उदय होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा। वो एक युवा बैरिस्टर थे जिन्होंने गांधी जी के कहने पर अपनी सफल प्रैक्टिस छोड़ी और गांव-गांव जाकर किसानों को संगठित किया। तो क्या ये कहा जा सकता है कि गांधी जी अब सिर्फ एक आंदोलनकारी नहीं बल्कि नेता तैयार करने वाले लीडर भी बन रहे थे? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और खेड़ा में जो हुआ वो असहयोग का एक जबरदस्त उदाहरण था। गांधी जी ने किसानों से कहा कि वो लगान न चुकाएं और पूरा समुदाय एक हो गया। ये एकता देखने लायक थी। जब सरकार ने किसानों की संपत्ति, उनके मवेशी जब्त करना शुरू किया तो दूसरे गांवों के लोगों ने उन किसानों और उनके परिवारों को अपने अपना दी। और जब सरकार ने जब्त की हुई जमीन नीलाम करने की कोशिश की तो कोई खरीदार आगे नहीं आया, और अगर किसी ने हिम्मत की भी तो पूरे समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। सरकार की पूरी मशीनरी वो ठप पड़ गई। अंत में सरकार को झुकना ही पड़ा। हाँ, उन्हें एक समझौता करना पड़ा।
उस साल और अगले साल के लिए टैक्स माफ किया गया, बढ़ी हुई दरें वापस ली गई और सारी जब्त संपत्ति लौटाई गई। इस संघर्ष ने किसानों में एक नई राजनीतिक चेतना जगाई होगी। बिल्कुल। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी असली समस्या सिर्फ लगान या सूखा नहीं, बल्कि वो पूरी व्यवस्था है जो उनका शोषण करती है। उन्हें समझ आया कि जब तक देश आजाद नहीं होता, वो शोषण से मुक्त नहीं हो सकते। तो चलिए अब इन तीनों को जोड़कर देखते हैं। चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, ये 3 अलग-अलग लड़ाइयां, लेकिन एक ही धागे में पिरोई हुई। अगर मैं इसे ठीक से समझ रही हूं तो ये गांधी जी की लैब थी। आपका लैब वाला विश्लेषण एकदम सटीक है। चंपारण में एक सिद्धांत का परीक्षण हुआ, सविनय अवज्ञा। अहमदाबाद में एक नई हथियार का, भूख हड़ताल। और खेड़ा में पूरे समुदाय को संगठित करने की क्षमता का। बिल्कुल। और इससे 3 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली, जैसा आपने कहा, गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के तरीकों की प्रभावशीलता को साबित कर दिया। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि बिना हिंसा के, सिर्फ नैतिक बल और एकता से भी ब्रिटिश हुकूमत को झुकाया जा सकता है। इससे लोगों में एक जबरदस्त आत्मविश्वास पैदा हुआ होगा। बहुत ज्यादा। दूसरा, इन संघर्षों के जरिए गांधी जी आम जनता से सीधे जुड़े। वो अब सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक बैरिस्टर नहीं थे। उन्होंने भारत के गांवों और फैक्ट्रियों में जाकर लोगों की समस्याओं को समझा। हमारे स्रोत कहते हैं कि उन्होंने उनकी ताकत और कमजोरियों को बहुत करीब से पहचाना। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने भविष्य के लिए नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी तैयार की। सरदार पटेल जैसे महान नेता खेड़ा आंदोलन की ही देन थे, जो जीवन भर गांधी जी के सबसे भरोसेमंद सहयोगी बने रहे। तो आज हमने गांधी जी के 3 शुरुआती लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रयोगों को समझा। चंपारण में सविनय अवज्ञा, अहमदाबाद में भूख हड़ताल और खेड़ा में असहयोग। ये वो नींव के पत्थर थे जिन पर आगे चलकर आजादी के आंदोलन की विशाल इमारत खड़ी हुई। सही कहा। ये लड़ाइयां छोटी थीं, लेकिन इनकी जीत ने पूरे देश को एक नया रास्ता और एक नया आत्मविश्वास दिया। बिल्कुल। अनुशासन, अहिंसक प्रतिरोध की क्षमता। पर जैसा कि हमारे स्रोत कहते हैं, गांधी जी ने उनकी कमजोरियों को भी समझा। तो सोचने वाली बात यह है कि इन शानदार जीतों के जश्न के बीच गांधी जी ने आम भारतीय जनता में कौन सी कमजोरियां देखी होंगी? क्या वो जातिवाद था, धार्मिक मतभेद थे, या अनुशासन की कमी? और उन कमजोरियों की समझ ने भविष्य के बड़े आंदोलनों जैसे असहयोग या भारत छोड़ो आंदोलन की रणनीति को कैसे आकार दिया होगा?